हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 29 और 30 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 दिनों का है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने टिकटॉक, शेयरइट, यूसी सहित 59 चाइनीज़ ऐप पर किस कानून के तहत प्रतिबंध लगाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कानून के तहत? आंसर होगा आईटी एक्ट 2000। ओके, आईटी एक्ट के तहत ये बैन लगाया गया है। तो देखिए, पूरे बैन की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पालन किया गया है और किस मिनिस्ट्री ने प्रावधान किया है बैन का, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब की डिटेल थोड़ा आगे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, भारत और चीन के बीच में जो टेंशन चल रहा है एलएसी पर, ओके, उसको लेकर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोल्ड डिसीजन लिया है। इंडिया और चाइना का जो टेंशन है एलएसी से बढ़कर वो अब ट्रेड वॉर में तब्दील हो गया। ओके, अब भारत चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए पूरा काम कर रहा है। इंडिया कर रहा है काम ताकि चीन को आर्थिक चोट पहुंचे, और ये भारत का बहुत बड़ा कदम है। इससे साफ उठता है कि भारत अब किसी स्तर पर झुकेगा नहीं। ऐसा करके उसने एक तरह से संदेश दिया है। और भारत सरकार की ओर से बैन लगने से ये ऐप अब इंडिया के गूगल प्ले स्टोर से हट जाएंगे, नहीं दिखेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन अब आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप अपने मोबाइल से इन चाइनीज़ ऐप को डिलीट करते हैं या नहीं। तो किन ऐप पर ये बैन लगा है? देखिए, जिन ऐप पर बैन लगा है उनमें बहुत सारे बहुत मशहूर हैं, जैसे टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, हेलो, लाइकी, यूकैम, एमआई कम्युनिटी, एमआई वीडियो कॉल, वायरस क्लीनर, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, वी चैट, वी स्कैन, वीगो वीडियो, हगो प्ले, कैम स्कैनर, वंडर कैमरा, वी मीट, यू वीडियो, ये सब शामिल हैं। तो 59 टोटल है। ओके, मेरे बगल में आप लिस्ट भी देख रहे हो। वैसे मैंने पूरी लिस्ट पीडीएफ में भी दे दिया है। ओके, तो किस मंत्रालय ने बैन लगाया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, आईटी मिनिस्ट्री ने ये बैन लगाया। किस कानून के तहत? तो मैंने बताया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत लगाया गया। तो उसके किस सेक्शन के तहत लगाया गया कि किस धारा के तहत ये कानूनी कार्रवाई की गई है? तो आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ये कार्रवाई की गई है। आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा ये बैन लगाई गई। ओके, तो क्या है ये सेक्शन 69A? तो उसमें भारत की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी और अखंडता यानी इंटीग्रिटी, उसको खतरा होने पर सरकार किसी डेटा, ऐप या कंप्यूटर संसाधन को ब्लॉक कर सकती है। ये है प्रावधान। ओके, तो बैन की पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या हुई, कैसे कैसे हुआ? देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कुछ दिन पहले ही सरकार को ऐप्स की लिस्ट सौंपी थी, और इसके बाद सरकार ने अपने स्तर से इन ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी ली। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अधीन है एक संस्था, इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। तो उसी ने इसकी जांच की और पाया गया कि ये ऐप जो है देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर खतरा है, और ये ऐप यूजर्स का डेटा जो है चोरी कर रहे हैं और चाइना पहुंचा रहे हैं। तो इसी के बाद जो है आईटी मिनिस्ट्री को होम मिनिस्ट्री के इस संस्था ने एक तो से रिकमेंड किया कि इन सब ऐप पर बैन लगाया जाए। ओके, और जब मिनिस्ट्री को ये लगा कि वाकई में ये ऐप भारतीय सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं, तो तुरंत इसको बैन करने का जो है वो फैसला लिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि चीनी कंपनियों ने कितना निवेश किया हुआ है। देखिए, ये तमाम ऐप हैं, उसमें तो डायरेक्ट निवेश है। इसके अलावा बहुत सारे निवेश ऐसे हैं जो इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, नई नई कंपनियां हैं जो नया कुछ प्रयोग कर रहे हैं, उन पर किया हुआ है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो भारत में कौन कौन सी कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रही है? चाइना की कौन सी कंपनी है? तो अलीबाबा, टेंसेंट, टीआर कैपिटल, हिल हाउस कैपिटल, कि इसके अलावा और भी कुछ चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंडियन स्टार्टअप्स में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। ओके, अच्छा, एक संस्था है प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल पर नज़र रखने वाली, वेंचर इंटेलिजेंस। तो उसके अनुसार चाइनीज इन्वेस्टर्स ने $5.5 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया हुआ है इंडिया में। मतलब 41,000 करोड़ रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो ये। तो देखिए, फिलहाल सरकार ने चीनी ऐप पर बैन लगाया है,
बहुत सारी भारतीय जो स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनमें चीन का निवेश है उन पर अभी डिसीजन नहीं हुआ है। हाँ, इसकी वजह से उन स्टार्टअप्स कंपनियों को भी दिक्कत हो सकती है। तो भारत का ये कदम जो है वो चीन को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाने वाला है। तो ये थी मूल बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी दुनिया का। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इंटरपोल से मदद मांगी है? अगर गिरफ्तारी है तो नॉर्मल बात थी, लेकिन इंटरपोल से भी ये मदद मांगी गई। इसका आंसर होगा ईरान। ओके, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो एक अब अलग मोड़ ले लिया है उसने। ईरान ने 29 जून को यानी कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम का अरेस्ट वारंट जारी किया। और यही नहीं, उसने इंटरपोल का जो मुख्यालय है फ्रांस में लियोन में, तो वहाँ पर लेटर भेजकर और ट्रंप को अरेस्ट करने में मदद मांगी है। ईरान का ये आरोप है। वजह क्या है, क्या हो रहा है, इस बारे में बता दूं आपको। ईरान का आरोप है कि ट्रंप ने कई लोगों के साथ मिलकर बगदाद में ड्रोन स्ट्राइक की, ड्रोन हमला किया, जिसमें ईरान के जो टॉप जनरल कासिम सुलेमानी थे उनकी मौत हो गई थी। ये जनवरी में हमला हुआ था और इसी के मामले में वारंट जारी किया गया। ओके, अच्छा, ये भी उसमें प्रावधान किया गया है कानूनी तौर पर कि अगर राष्ट्रपति नहीं भी रहेंगे ट्रंप तब भी उन पर मुकदमा चल सकेगा। देखिए तेहरान के प्रोसिक्यूटर हैं अली अलग सीमेर, तो उन्होंने ये कहा है कि ईरान का ट्रंप और 30 से ज़्यादा लोगों पर यह आरोप है, ईरान का आरोप है कि 3 जनवरी 2020 को हुए हमले में वे शामिल थे, जिसमें सुलेमानी की मौत हो गई थी और इन सब पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। ओके, अच्छा, कुछ होना तो नहीं है वैसे, लेकिन क्या क्या प्रक्रिया है इंटरपोल की वो भी बता दूं आपको। देखिए इंटरपोल जो क्या करता है ऐसे मामले में, अभी ईरान ने क्या किया है कि इंटरपोल से हाई लेवल रेड नोटिस जारी करने की अपील की है ताकि लोगों को का लोकेशन पता लगा सके और गिरफ्तारी किया जा सके। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि इंटरपोल ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही निर्देश जारी किए हुए हैं कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के जो मामले होंगे उसमें इंटरपोल शामिल नहीं हो सकता है। तो क्या कर सकता है इंटरपोल? देखिए रेड नोटिस जारी होने पर स्थानीय प्रशासन उस देश के लिए गिरफ्तारी कराता है जिसने नोटिस की मांग की हुई होती है। जैसे इंडिया में इंटरपोल के जो नोडल एजेंसी है वो है दिल्ली पुलिस। ओके, तो इंटरपोल के लिए दिल्ली पुलिस इंडिया में काम करती है। तो नोटिस से क्या होता है कि संदिग्ध को, रेड नोटिस जारी होने पर संदिग्ध को अरेस्ट करने या उसके प्रत्यर्पण की ऐसी कोई ज़रूरी बाध्यता नहीं होती है। हाँ, लेकिन उसके ट्रैवल पर रोक लगाई जा सकती है। ओके, नॉर्मली ये प्रोसीजर होता है और रिक्वेस्ट मिलने के बाद इंटरपोल की एक कमेटी बैठती है, वो चर्चा करती है कि क्या किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें ऐसी पूरी संभावना है, ऐसा होना ही है लग रहा है कि ट्रंप पर कुछ नहीं होगा। हाँ, ईरान का एक तरह से ये जो प्रयास है वो एक टेंशन देने के लिए दिया गया है, पूरी दुनिया में जताने के दिया गया है कि देखो हम ट्रंप पर भी मुकदमा चला सकते हैं और उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। मतलब अपनी एक ताकत दिखाने की एक कोशिश ईरान के द्वारा हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है? आंसर होगा दिल्ली। ओके, ये प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित होगा? तो ILBS हॉस्पिटल में। ओके, क्या है पूरा नाम? तो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस, वहाँ पर ये बैंक बनाया जाएगा। देखिए अब तक आपने ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा लेकिन प्लाज्मा बैंक के बारे में नहीं सुना होगा। तो ये ऐलान किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो प्लाज्मा केवल वही लोग दे सकते हैं जो कोरोना से ग्रस्त हुए हों और अब ठीक हो गए हों। और देखिए इस समय क्या है कि लोग प्लाज्मा लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दिल्ली सरकार ने ये तय किया इसी वजह से कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। देखिए LNJP में यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जो हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों में 35 मरीजों में प्लाज्मा ट्रांसप्लांट किया गया है, तो उसमें से 34 लोगों की जान बच सकी है। और ये मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, कि शायद ये पहला देश का प्लाज्मा बैंक होगा। तो प्लाज्मा क्या है? एक सवाल उठता है। प्लाज्मा के बारे में बहुत कुछ आपने सुना होगा। ओके, देखिए होता क्या है कि खून में, ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा।
ठीक है। तो प्लाज्मा जो होता है वो टोटल ब्लड में 55% होता है। ओके, मूल रंग उसका पीला होता है, बेसिक कलर पीला होता है। तो क्या है ये ब्लड प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा के बारे में तो आप जान गए, थेरेपी क्या है? देखिए, इस थेरेपी में उन लोगों के खून का इस्तेमाल होता है जो इलाज के बाद ठीक हो चुके होते हैं, मतलब कि कोविड-19 से ठीक हो चुके जो मरीज हैं वो ब्लड, उनके जो ब्लड प्लाज्मा में है उसमें एंटीबॉडी बन जाते हैं और वे दूसरे रोगियों के खून में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो सवाल है कि ये कितनी पुरानी थेरेपी है ब्लड प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, 100 साल से भी ज़्यादा ये पुरानी थेरेपी है। 1918 में फ्लू, चेचक, निमोनिया वगैरह वगैरह जो संक्रमण आया था उस वक्त दवाएं नहीं थी, तो ये तरीका अपनाया गया था। हालांकि बाद में उन सब की वैक्सीन बन गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। चीनी कंपनियों की भूमिका को देखते हुए बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट के टेंडर को रद्द कर दिया है? आंसर होगा गंगा। ओके, देखिए, बिहार की राजधानी पटना में 14.5 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें 5.63 किलोमीटर लंबा पुल भी शामिल है, जो कि गंगा नदी और NH-19 पर ये बनना है, दोनों के बीच में, और 4 लेन का होगा। ये महात्मा गांधी सेतु पुल है इस वक्त, उसके साथ साथ बनेगा, उसके बगल में ही बनेगा। तो टोटल लागत जो है 2,926 करोड़ रुपए थी। ओके, देखिए, बायकाट चाइना जो मुहिम है उससे आगे बढ़ते हुए नीतीश कुमार ने, उसकी सरकार ने ये तय किया कि चाइनीज कंपनियों को ये प्रोजेक्ट नहीं देने दिया जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए जो चुने गए थे कॉन्ट्रैक्टर, उनमें से 2 पार्टनर चाइनीज थे। कौन कौन सी? चाइनीज हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और शांशी रोड ब्रिज ग्रुप कंपनी। ये जॉइंट वेंचर है, चाइनीज कंपनी है, तो वो भी शामिल थी। और बिहार के सड़क निर्माण मंत्री हैं नंद किशोर यादव, तो उन्होंने कहा कि हमने उनको पार्टनर बदलने के लिए कहा था, चाइनीज पार्टनर को हटाने के लिए कहा था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जो 4 कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें से 2 ने। ओके, तो इसलिए अब टेंडर को ही रद्द कर दिया गया है और दोबारा टेंडर मंगाया जाएगा। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है पिछले साल यानी 2019 में दिसंबर में केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूर की थी, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो बिहार की बात हो रही है। ओके, बिहार में पुल बनना था। चीफ मिनिस्टर तो नीतीश कुमार हैं ही, गवर्नर कौन है? फगू चौहान। ये भी ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा हो रहा है, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को पसंद भी आता है इसलिए। और दोस्तों, लाइक बटन जरूर दबाना और तमाम दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज में 29 जून को आतंकी हमला हुआ है? आंसर होगा पाकिस्तान। ओके, ये 29 जून की मॉर्निंग को हुआ। 4 आतंकवादी समेत 9 लोग मारे गए हैं। इनमें 1 पुलिस इंस्पेक्टर भी है, 4 सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज में ये हमला हुआ था। ओके, अच्छा, मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। बलूचिस्तान में वहाँ की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने ली है। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टिड्डियों को काबू करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन है दुनिया में? आंसर होगा इंडिया। ओके, देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि भारत ऐसा पहला देश बन गया है जो पूरे प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए, पालन करते हुए टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ओके, और ड्रोन का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुआ है वो राजस्थान में केंद्रित रहा है और अब तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई राज्यों में ये पूरा टिड्डियों का जो दल है वो हमला कर रहा है। जैसे मैं आगरा में हूँ और आगरा में ये कल रात को ही हमला हो चुका है टिड्डियों का। तो इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में वीडियो आ रहा है, हमारी एक सहयोगी है नहीं इति शर्मा, वो वीडियो ला रही हैं, तो शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। काफ़ी डिटेल में होगा, टिड्डियों के हमले पर आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है PDF अब तक का टोटल जनवरी से, तो ले सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। 2019 का भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF, और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, वहाँ से भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का निधन हुआ है 21 जून 2020 को, 21 जून को, तो किस खेल से जुड़े थे? मुझे लगता है सबको पता होगा। आंसर है क्रिकेट। ओके, देखिए, मशहूर वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे
राजेंद्र गोयल, तो उन्हीं का निधन हुआ है 77 वर्ष की उम्र में। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में विकेट की झड़ी लगा देते थे वो, और 44 साल तक फर्स्ट श्रेणी के जो खेल हैं उन्होंने खेला था। ओके, काफ़ी मशहूर रहे थे। हालांकि उनको अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का मौका जो है वो नहीं मिल पाया था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? आंसर होगा माइकल मार्टिन। ओके, देखिए आयरलैंड के निचले सदन ने माइकल मार्टिन को नया प्रधानमंत्री चुना है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो पिछले प्रधानमंत्री थे लियो वराडकर, तो वो भारतीय मूल के थे। ओके, तो उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वो उप प्रधानमंत्री बने रहेंगे वो उप प्रधानमंत्री रहेंगे, और ऐसा दोनों नेताओं के बीच में एक समझौते के तहत हुआ है। 2 साल बाद फिर से लियो वराडकर जो भारतीय मूल के हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आयरलैंड की बात हो रही है, राजधानी क्या है? डबलिन, और प्रेसिडेंट कौन है? माइकल डी हिंगिस, और मुद्रा यूरो है, यूरोपियन कंट्री है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की प्रक्रिया के तहत इसके वैल्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकों और एजेंसियों से निविदा मांगी है, यानी बिडिंग करने को कहा है? आंसर होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, सबसे बड़ी कंपनी अब होने वाली है आईपीओ लाने वाली। ओके, देखिए कोविड-19 की वजह से हम लोग देख रहे थे कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, खासतौर पर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उसको लेकर। और LIC जो है उसमें सरकार का 100% स्टेक है, और सरकार ने पहले ऐलान किया हुआ था कि इसका आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाएंगे। ओके, लेकिन जो कि कोविड-19 हुआ, आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई, तो ऐसा माना जा रहा था, बहुत सारे लोग मान रहे थे कि शायद अब आईपीओ में देर होगी, लेकिन सरकार जो है उस राह में आगे बढ़ चुकी है, और ये आईपीओ के तहत जो है डिसइन्वेस्टमेंट ये कराया जाएगा। ओके, तो ये आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। देखिए, अगर किसी कंपनी ने जनरल पब्लिक से अभी तक पैसा नहीं उठाया हुआ है, मतलब पैसा नहीं लिया हुआ है, और वो पहली बार पब्लिक के पास जाती है और कहती है कि आप हमारा कुछ हिस्सा खरीद लीजिए, और आगे चलकर जो भी बेनिफिट होगा तो उसे आपके साथ शेयर कर लेंगे। ओके, और वो पहली बार जाती है तो उसी को कहते हैं आईपीओ। तो ये शेयर बाजार के थ्रू होता है। आसान शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए कि जैसे कोई कंपनी है, उसके 5 पार्टनर हैं, और उसका मुनाफा जो है 5 हिस्से में बढ़ता है। लेकिन अगर उन्होंने तय किया 5 लोगों ने कि कुछ पार्ट जो है कंपनी का, कुछ जो स्टेक है वो पब्लिक को दे दिए जाए, और पब्लिक से जो पैसे आएंगे उसको कंपनी के एक्सपेंशन में लगाया जाएगा। ओके, तो मुनाफे का पैसा फिर क्या होता है कि पब्लिक को भी दिया जाता है। तो आसान शब्दों में ये था, इसको कहते हैं आईपीओ। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, और अगर दूसरी बार तीसरी बार अगर अपना हिस्सा जो कंपनी बेचती है शेयर बाजार में पब्लिक को, तो उसको कहते हैं FPO, फॉलो पब्लिक ऑफरिंग। ओके, तो इसके थ्रू बहुत सारी जो रकम है वो जुटाया जाता है। तो आईपीओ का प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, और सरकार जो है ने ऐलान किया हुआ है पिछले बजट में ही कि LIC का 5 से 10% का हिस्सा जो है वो आईपीओ के तहत बेचेगी, और ये कितने में बेचा जाएगा और कंपनी का कितना वैल्यूएशन होगा, इसका कैलकुलेशन करना होता है। ओके, और ये काम जो है मर्चेंट बैंक या एजेंसी करते हैं, जिसके लिए बिडिंग की गई है, और ये कीमत तय करेंगी वो कंपनियां, वो बैंक, वो एजेंसी कि LIC की कितनी कीमत है, उसके आईपीओ की, उसके शेयर की क्या कीमत होनी चाहिए। ओके, और इसी आधार पर स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की बाइंग और सेलिंग आगे होगी। ओके, तो सरकार ने अभी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है मर्चेंट बैंक और एजेंसी को ढूंढने का। ओके, तो सवाल उठता है कि क्यों जरूरी है LIC की वैल्यूएशन। देखिए, LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है, और अभी पता नहीं है कि सरकार एक्चुअल में कितना हिस्सा बेचेगी। और आपको उसके कुछ फाइनेंशियल आंकड़े मैं बताऊं कि 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार LIC का जो टोटल एसेट है वो 31.11 लाख करोड़ का है। 31 लाख करोड़ का केवल एसेट है। ये बात हम केवल एसेट की कर रहे हैं, जो उसके पास संपत्ति है वो। और 2018-19 में LIC ने सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू 23,500 से ज़्यादा करोड़ रुपए जो है उसने कमाई की, 23,621 करोड़ रुपए।
ये मैं डेटा आपको बता रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो पब्लिश हुआ है उसमें। तो ये जो कमाई की इक्विटी इन्वेस्टमेंट से 23,600 करोड़ रुपए वो शेयर बाजार में निवेश करके की। मतलब LIC ने अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदे फिर बेचे तो उससे उतनी कमाई हुई। जबकि जो उसका मूल काम है इंश्योरेंस करना, उससे कितनी कमाई हुई, असली कमाई क्या है, उसका पता सिर्फ सरकार को है, वो पब्लिकली जारी नहीं किया जाता है। और आपको बता दूं कि इंश्योरेंस सेक्टर में मतलब पूरी जितनी कंपनियां हैं टोटल इस देश में इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उनमें पहले साल का जो प्रीमियम आता है उसका 66.24% LIC को मिलता है और 74.71% जो नई पॉलिसी है वो LIC के पास आ जाती है। टोटल पॉलिसी का 74% से ज़्यादा LIC के पास आ जाता है। तो ये आंकड़ा है 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर का जो LIC ने डेटा जारी किया हुआ था। ओके, तो LIC को बेचने से क्या फ़ायदा होगा, नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा। देखिए अभी ये बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि LIC की गतिविधियाँ ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक बाध्यता नहीं थी कि उसे अपने बिजनेस या डेटा को पब्लिक के सामने शेयर करना है, बताना है। और सरकार किसी न किसी तरीके से इसके काफ़ी पैसे का इस्तेमाल करती थी। कई सारे लोन भी LIC ने दिए थे, वो सब डूब गए, जैसे ILNFS। ओके, तो अब जब एक बार IPO आ जाएगा तो इसका लेखा जोखा जो है वो पब्लिक के पास आ जाएगा और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में ये बताना होगा, सेबी को पूरी जानकारी देनी होगी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। अच्छा, शॉर्ट में एक और बात बता दूं कि सरकार ने 2020-21 में जो डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य है वो टोटल 2.1 लाख करोड़ रुपए का रखा हुआ था और LIC के जरिए सरकार ने ये सोचा था कि 90,000 करोड़ रुपए जो है जुटाएगी। ओके, और जबकि 1.2 लाख करोड़ रुपए अदर जो भी इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं उनके तहत आने की जो है संभावना थी। तो पूरा डिटेल मैंने नोट्स में दिया हुआ है और PDF अवेलेबल है फ्री में, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रदेश में NSG CISF के तर्ज पर जो है वो विशेष सुरक्षा बल यानी UPSSF के गठन का फैसला लिया गया है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने 26 जून को ये फैसला किया है और इस फोर्स का प्रयोग जो है मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक इकाइयाँ, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और जिला अदालतों में किया जाएगा। ओके, और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी CISF के तर्ज पे, उनकी तर्ज पे दिया जाएगा और जो इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं, वो सभी दिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं ही, और गवर्नर कौन है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन यानी अलायंस फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन शुरू किया है, जिसका संस्थापक सदस्य भारत बना? देखिए इंडिया से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। उद्देश्य क्या है? तो कोविड-19 की महामारी में जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है, तो उसमें जो गरीबों की हालत ख़राब हुई है उसको एक तरह से मदद करना, पॉवर्टी से बचाना। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त तिजानी मोहम्मद बंदे, तो उन्होंने औपचारिक बैठक में इस गठबंधन की घोषणा की है, इस अलायंस की घोषणा की है। हालांकि 30 जून को औपचारिक रूप से ये जो गठबंधन है, अलायंस है, उसको शुरू किया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नागराज नायडू ने कहा है कि सिर्फ मौद्रिक मुआवजे यानी मॉनेटरी कंपनसेशन से गरीबी उन्मूलन नहीं होगा, मतलब गरीबों को रुपए देने से नहीं होगा। गरीबों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ जल, उचित आवास, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, ये सब दी जानी ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि पृथ्वी की 60% से अधिक जो धन संपदा है वो करीब 2000 अरबपतियों के पास है। मतलब 2000 जो लोग हैं उनके पास पृथ्वी की 60% से ज़्यादा संपत्ति है। तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, महासचिव कौन है इस वक्त? एंटोनियो गुटेरेस। ओके, और भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व आयोजित किया है? आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके तहत मंत्रालय की ओर से और जो है वो 5 तरह के पेड़ लगाने की अपील की गई है पब्लिक से,
कौन कौन से पेड़ हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। तो इसका एक तरह से अभियान चलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन पेड़ों की चर्चा की थी, बातचीत की थी, चर्चा की थी और इसके बारे में बताया था कि एक तरह से हर्बल है ये और ये स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाता है। तो इसी के बाद जो है संस्कृति मंत्रालय ने ये पर्व आयोजित किया है। ओके, तो डेट आप ध्यान रखना। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस एयरलाइंस की बोली यानी निविदा की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है? आंसर होगा एयर इंडिया। देखिए, आमतौर पर जो टेंडर या निविदा होती है, बोली होती है, उसके बारे में खबर नहीं बनती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन ये चूंकि एयर इंडिया है, एक भारी भरकम कंपनी है, भारत का एक तरह से सफ़ेद हाथी है, तो उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, तो उसी की ओर से 27 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और देखिए, कोरोना महामारी के बीच में माना जा रहा था इसको भी कि हो सकता है देरी हो जाए क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ कम हुई है। तो अब ये डेट फिर से बढ़ा दी गई है 31 अगस्त के लिए। ओके, तीसरी बार ये बोली की डेट जो है वो बढ़ाई गई है। ओके, तो एयर इंडिया है, स्थापना कब हुई थी? 1932 में टाटा ग्रुप ने स्थापना की थी। बाद में सरकार ने जो है इसको सरकारीकरण कर लिया था, इसको नेशनलाइजेशन कर लिया था और ये स्थिति है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पीरामल फार्मा में किस कंपनी ने 49 करोड़ डॉलर यानी 3,700 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है? आंसर होगा कार्लाइल ग्रुप। ओके, वो अमेरिकी इक्विटी फर्म है और इसने पीरामल फार्मा में करीब 20% की हिस्सेदारी जो है अधिग्रहण करने या खरीदने का ऐलान किया है और 3,700 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो खर्च करेगा और ये पैसे मिलेंगे किसको? तो पीरामल ग्रुप को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? आंसर होगा महाराष्ट्र। इसके तहत क्या होगा कि 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश के प्रस्ताव वाली जो कंपनियां हैं उसके साथ बातचीत की जाएगी और निवेश के लिए एक तरह से बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी सिंगल विंडो सिस्टम के तहत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 29 जून। ओके, और 2020 की थीम क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ओके, ये है थीम और ये दिवस प्रशांत चंद्र महालनोबिस उनकी जयंती पर मनाया जाता है और वो स्टैटिस्टिक्स के जीनियस रहे हैं। उनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को जन्म हुआ था और देश में जो जनगणना समेत जो बहुत सारे काम करती है संस्था है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो उसकी स्थापना 1931 में उन्होंने ही की थी महालनोबिस के द्वारा। तो ये जो है 2007 में केंद्र सरकार ने ये दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य ने शुरू की है? आंसर होगा त्रिपुरा। योजना का उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको पोषण किट दिया जाए और शिशु और मातृ यानी बच्चा और उसकी माँ दोनों को कुपोषण से मुकाबला करने के लिए एक संसाधन देना। ओके, तो ये बात हो रही है त्रिपुरा की। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? तो अगरतला। और गवर्नर कौन है इस वक्त? रमेश बैस। और चीफ मिनिस्टर कौन है? विप्लव कुमार देव। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन के कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज की सहायता देने को मंजूरी दी है? आंसर का 2% की छूट मिलेगी ब्याज में और ये कदम जो है वो छोटे कारोबारियों को लॉकडाउन से जो समस्या हुई है उससे उभरने में एक तरह से मदद करेगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो ये सरकार ने किया है। दोस्तों, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको मैं कल दे दूंगा, कोशिश करूंगा और जल्दी वीडियो आपको वो मिल सके। तो कैसा लगा ये करंट अफेयर्स जरूर बताना। पीडीएफ मेरे बगल में अवेलेबल हो गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी कई तरह के पीडीएफ है तो देख सकते हैं वहाँ पर। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।